बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं गुट निरपेक्षता का अर्थ, परिचय हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता की उपलब्धियाँ, यानी गुट निरपेक्षता के समय क्या उपलब्धियाँ पाई गई। तो पहले उपलब्धियाँ पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय ले लें कि गुट निरपेक्ष जब शीत युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चल रहा था, किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी था और सोवियत संघ साम्यवादी। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध यानी बिना हथियारों के वार्तालाप द्वारा लड़ा गया एक वैचारिक युद्ध। उसमें सिर्फ पत्रिका, टेलीविज़न ऐसे करके वो युद्ध लड़ा जाता था, अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। उस समय नए स्वतंत्र देश जो उपनिवेश बने हुए थे ब्रिटिश के, जो भारत भी स्वतंत्र होने वाला था, उस समय नए नए स्वतंत्र हुए और ऊपर से ये दोनों दो गुट में पूरा विश्व बट रहा था। कोई तो अमेरिका साइड में जा रहा था तो कोई जा रहा था सोवियत संघ में। अब भारत, मिस्र और युगोस्लाविया, इन तीनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों नहीं हम गुट निरपेक्ष बनाएं, गुट निरपेक्ष बने ताकि हम गुटों से अलग रह सकें और दोनों से फ़ायदा ले सकें। उसमें है भारत के नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के थे नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो। ये तीनों मिलकर बार्डूम सम्मेलन 1955 में नींव डाली कि गुट निरपेक्षता अपनाई जाए, यानी गुटों से अलग रहने की नीति। तो इनकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में पहले शिखर सम्मेलन में स्थापना हुई। अब गुट निरपेक्ष क्यों बने और इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो दोनों गुटों से फ़ायदा लेने के लिए हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। नहीं तो वापस अगर किसी गुट में शामिल हो जाता, भारत और इन्हें सोचा कि अगर वापस किसी गुट में हम शामिल हो जाते, अमेरिका या सोवियत संघ में, तो वापस वो का वो उसकी दबाव में रहना पड़ता। इसलिए हम सब ने मिलकर ये कहा कि गुट निरपेक्ष, गुटों से अलग रहने की नीति जो है गुट निरपेक्ष। तो अब इनकी उपलब्धियाँ पढ़ेंगे। पहली उपलब्धि बताई है दोनों देशों द्वारा मान्यता, यानी शुरू में तो जब शुरू में क्या हुआ कि दोनों देश, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों ये कह रहे हैं कि साइड मेरे साइड नहीं हो, वो दूसरी साइड हो, और सोवियत संघ सोच रहा था कि कहीं अमेरिका के साइड में ये देश हो। तो ये दोनों को विश्वास नहीं था। तो फिर बाद में उनको विश्वास आया कि दोनों देशों ने मान्यता दी कि गुट निरपेक्ष रहेगा, लेकिन दोनों साइड में रहेंगे, उनको दबाव देकर कुछ भी काम नहीं करेंगे। सोवियत संघ आप भी मदद करोगे, मैं भी, अमेरिका मैं भी मदद करूँगा। ऐसे दोनों देशों ने मान्यता दे दी कि गुट निरपेक्ष देश होने चाहिए और वो गुटों से अलग रह सकते हैं, लेकिन वो दोनों गुटों में किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। दोनों से हम उनका वो रिश्ता बना सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव कोई नहीं करेगा। वो अमेरिका से कोई भी समझौता करेगा तो वो निभाएगा, सोवियत संघ से संधि करेगा तो वो भी निभाएगा, लेकिन किसी एक गुट में ज़्यादा भेदभाव नहीं करेगा, एक साइड में ज़्यादा नहीं जाएगा, दोनों को बराबर मानेगा। तो ये देखकर दोनों देशों ने मान्यता प्राप्त कर ली, यानी मान्यता दे दी किसको? गुट निरपेक्ष देशों को। दूसरा है विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना, यानी पूरे विश्व राजनीति में संघर्ष चल रहे थे, सुएज नहर वगैरह सब, एक देश दूसरे देशों के बीच में संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के आते ही, ये गुट निरपेक्ष आते ही, दूसरे देश जो थे, जो गुटों में शामिल कोई थे कोई नहीं थे, जैसे कोई साम्यवाद में गया और उनका पड़ोसी देश, कोई गया पूंजीवाद में, यानी कोई गया अमेरिका में, कोई गया सोवियत संघ में। अब पड़ोसी देश से दोनों अलग अलग हुए तो आपस में उनके संघर्ष होने लगे। तो गुट निरपेक्ष के कारण क्या हुआ? संघर्ष टल गए। क्यों टल गए? कि उन देशों को किसी दूसरे जो गुटों में शामिल हो चुके हैं वो भी वापस गुट निरपेक्ष में शामिल हो सकता है। तो जो संघर्ष, एक देश दूसरे देशों से जो संघर्ष हो रहे थे वो टल गया। तीसरी उपलब्धि है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना, यानी शीत युद्ध का भय था सबको कि वार्तालाप द्वारा लड़ तो रहे, लेकिन
सब पूरा विश्व भय की ओर देख रहा था। कह रहे कि बाई चांस कहीं किसी ने गलती से भी कोई हथियार चल गया तो क्या होगा, अमेरिका में चल गया तो सोवियत संघ के ऊपर आएगा, और सोवियत संघ में चल गया तो अमेरिका के ऊपर आएगा। तो ये है कि युद्ध के समय शस्त्र परिणत रुक गए। क्यों रुके? गुट निरपेक्षता के कारण। क्या हुआ था कि शस्त्र वो एक दूसरे देश में, वो मन में ये भय बैठ गया कि बाई चांस गलती से भी कोई बम फट गया वगैरह तो वो किसके ऊपर, सोवियत संघ पर आरोप लगाएगा अमेरिका, और अमेरिका फट गया तो सोवियत संघ पर आरोप, और सोवियत संघ में फट गया तो अमेरिका पर आरोप लगाएगा। तो ये सब सिचुएशन चल रही थी शीत युद्ध के समय। लेकिन शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना, यानी ये गुट निरपेक्ष जैसे हुआ तो दोनों देश थोड़े ढीले पड़ गए और शिथिलता की ओर बढ़ने लगे। वो गुटों में पहले तो शामिल करना चाहते कि मेरे में ज़्यादा मैं शक्तिशाली बनूं, फिर देखा गुट निरपेक्ष बना के दूसरा अलग ही गुट बन रहा है जो दोनों उनकी सहायता करेंगे। तो शस्त्र से युद्ध होने वाला था वो टल गया। किसके कारण? गुट निरपेक्षता के कारण। क्योंकि शस्त्र चलेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, लेकिन इसको रोकने के लिए गुट निरपेक्ष ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शस्त्र युद्ध को रोक लिया गया है। चौथा है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की भावना। जो नए स्वतंत्र हुए थे, हमारा तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, विकासशील तो अब चल रहा है। तो विकासशील राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे मध्य आर्थिक सहयोग की भावना हो गई। जो गुट निरपेक्ष थे तो वो अमेरिका से भी वो बड़ा शक्तिशाली थे, उनसे भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहते, सोवियत संघ को भी दुश्मन नहीं बनाना चाहते। तो आपस में ही सहयोग, विकासशील देश गुट निरपेक्ष गुट बना के वो आपस में ही आर्थिक सहयोग करने लग गए। जैसे पिछड़ा भारत तो विकासशील ने उनकी मदद कर दी, फिर भारत से पिछड़ा हुआ और भी देश तो भारत ने उनकी मदद कर ली। तो ऐसे ही विकासशील देशों ने एक दूसरे पर आर्थिक सहायता की भावना होने लगी। किसके कारण? गुट निरपेक्षता के कारण। नहीं तो अगर गुट में शामिल होते तो किसी दूसरे, जैसे एक अमेरिका में एक सोवियत संघ में, तो अमेरिका में रहते हुए उस गुट में रहते हुए सोवियत संघ में रह रहा है जो गुट में शामिल है उसकी मदद हम हरगिज़ नहीं कर सकते, चाहे हमारा पड़ोसी देश दोस्त ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि डर था कि इस गुट में नहीं करेंगे, उसका दुश्मन समझेंगे। लेकिन गुट निरपेक्षता के कारण विकासशील राष्ट्र के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ने लगा, यानी एक दूसरे की आर्थिक मदद करने लगे। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष थे, वो दोनों गुटी में शामिल नहीं थे और गुट भी दबाव नहीं देता था दोनों गुट कि कोई दबाव दिया तो मेरे ये ज़्यादा उस गुट में ज़्यादा वो समझौता करेगा। इसलिए दोनों जो थे विश्व के दोनों गुट, सोवियत संघ और अमेरिका, वो चुपचाप देखता रहा कि नहीं इससे दुश्मनी नहीं करनी, दुश्मनी की तो वो फिर बाद में वहाँ समझौता ज़्यादा करेगा। पांचवा है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। गुट निरपेक्ष ने शामिल कर दिया। कोई तो साम्यवादी अपनाना चाहता था जो सब सरकार के हाथ में थी, कोई पूंजीवादी जो सरकार और प्राइवेट को भी महत्व देती थी। लेकिन गुट निरपेक्ष समय स्वतंत्र देशों को ये कह दिया कि अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था मांग कर सकते हैं। तो भारत ने दोनों शामिल है, भारत ने साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों को अपनाया। सरकार का भी महत्व है व्यापार वगैरह सब में, और प्राइवेट निजी भी कर सकते हैं। तो ये है कि भारत ने नई अर्थव्यवस्था में खुला मुक्त व्यापार यानी खुला बाजार, मुक्त व्यापार, ये सब एक ही है। इसका मतलब कि बिना टैक्स के दो देशों के बीच में समझौता या संधि हो सकती है। तो ये सब बातें नई अर्थव्यवस्था आने लगी। किसके कारण? गुट निरपेक्षता के कारण। अगर गुट निरपेक्षता नहीं होता तो नई अर्थव्यवस्था हम खुद की मांग के द्वारा अपना भी नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि किसी गुट में शामिल तो उनके मुताबिक ही रहना पड़ता है। जैसे सोवियत संघ में रहे तो साम्यवादी ही अपनाना पड़ेगा, अमेरिका में गए तो पूंजीवादी ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन गुट निरपेक्षता के कारण नई अर्थव्यवस्था की मांग उठने लगी और दोनों देशों ने कह दिया कि अपने अनुसार अर्थव्यवस्था रख सकते हैं। छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का महत्व बढ़ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के
6 अंग थे, सुरक्षा परिषद तो स्थायी और वो तो आपको पता है। ये महासभा थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें क्या थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में तो 5 मुख्य सदस्य थे, लेकिन महासभा में जो भी देश शामिल था, सदस्य संघ जो भी सदस्य उसमें शामिल था महासभा में, वो क्या करता है, अस्थायी तौर पे वो उनका सारा अधिकार एक जैसा होता था, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं होता था। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र में महासभा का महत्व बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 थे और यहाँ पे बहुत सारे देश 10 तो है ही अस्थायी, लेकिन महासभा में जब सबकी मीटिंग होती तो सब एक साथ वार्तालाप करते थे, तो इनका महासभा का महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इतने सारे देश मांग करेंगे तो उनकी मानी जाएगी, न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की। लेकिन वीटो का अधिकार, वो तो आपको पता है वीटो का अधिकार है, लेकिन वीटो सब देश एक महासभा में अपनी बात रखे तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का उस समय महत्व बढ़ गया। कब? जब गुट निरपेक्षता का महत्व बढ़ा या गुट निरपेक्ष सामने आया। लास्ट है निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को पूरी तरह से त्यागना। शस्त्र को पड़े हैं देश में लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे। तो परमाणु अप्रचार संधि वगैरह उसी समय आई कि निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति आई। यानी जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे अणुबम गिराए थे जापान के 2 शहरों में, तो वो शस्त्रीकरण था उस समय। लेकिन जैसे ही गुट निरपेक्ष आया तो सबने अवहेलना करनी शुरू कर दी। पहले तो जैसे अमेरिका ने अवहेलना की हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा के, लेकिन जैसे गुट निरपेक्षता आया तो उनको मानना पड़ेगा नहीं, निशस्त्रीकरण का पालन करोगे आप शीत युद्ध है तो शीत युद्ध वार्तालाप द्वारा लड़ोगे, हथियार के साथ नहीं लड़ोगे। हथियार के साथ लड़े तो सारे विश्व एक हो जाएगा, दोनों देश पर हमला हो सकता है। तो उपलब्धियां में ये लास्ट पॉइंट निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति आई। कल हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। ठीक है बच्चों, बाय।